वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक इंडियन कोस्ट गार्ड का सैंपल पेपर लेके आए हैं। ठीक है, तो देर ना करते अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए और शुरुआत कर लीजिए, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो नोट भी कर लीजिए बढ़िया से और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी करिए, आंसर भी पोस्ट कीजिए, जिसको मैं देखूंगा और मुझको भी पता चलेगा कि हाँ बच्चे किस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, है कि नहीं है। चलो, पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर ये। ठीक, लॉक कर दीजिए आंसर जल्दी से, है कि नहीं है, लॉक कर दीजिए। तो बोला कि फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर एंड इट्स वैल्यू इज फाउंडेड टू बी NU। किसी भौतिक राशि के मापकर इसे NU द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, फिर देखते हैं, जहां n संख्यात्मक मान है। n संख्यात्मक मान का मतलब 2, 3, 4, कुछ भी न्यूमेरिकल है, कुछ भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ नंबर है, कुछ क्या है, नंबर। और u क्या है, मात्रक। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जैसे हम मास लिखते हैं, मास क्या होता है 2 kg, तो ये क्या है, ये n है। और kg क्या होता है, यूनिट होता है। kg क्या होता है, यूनिट होता है। तो और आप अगर देखें तो मास क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये भी समझ में आ सकता है कि NU है क्या, तो NU एक कांस्टेंट फिगर है। NU क्या है, एक कांस्टेंट फिगर है। बोलो ठीक, जब NU कांस्टेंट है तो आप जैसे मान लीजिए, तो NU अगर कांस्टेंट है, ठीक, अगर ये कांस्टेंट है तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितने, u अगर नीचे ले जाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारा कौन सा आंसर सही, डी आंसर क्या है, सही है। क्लियर हुआ, अच्छे से आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम इलास्टिसिटी, वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यास्थता की विमा। तो आपसे प्रत्यास्थता की विमा पूछ रहा है, सही मायने में आते तो। ठीक, तो प्रत्यास्थता क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, फोर्स कितना लगता है बच्चों, MLT -2, और एरिया क्या होगा, L²। L से L कटेगा तो कितना हो जाएगा, एक L ऊपर जाएगा तो कितना, ML -1 T -2। हो गया कि नहीं हो गया, कौन सा आंसर है, चौथा आंसर। दिख रहा है अच्छे से, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक, चलो ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला क्या है, G की गणना करते समय किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 0.2% है। ठीक, यथार्थता के साथ मापा जाता है, मतलब 0.2% का क्या है, एरर है। ठीक, और लंबाई में कितने की एरर है, 0.5% की। तो G में कितने की त्रुटि होगी ये बताना है। ठीक, परसेंटेज एक्यूरेसी का मतलब एक तरीके से उसमें कितने की त्रुटि आ रही ये बतलाना है। ठीक, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, आप सरल लोलक का टाइम पीरियड अगर देखें तो कितना होता है, L/G होता है। इस 2π से कोई लेना देना नहीं होता है, ना प्रतिशत निकालते समय, ना यूनिट निकालते समय, ना डायमेंशन निकालते समय। तो आप बोल सकते हैं T² इज इक्वल टू L/G हो जाएगा। ठीक, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, G की। तो G की वैल्यू निकालनी है तो L/T² लिख सकते हैं कि नहीं, L/T²। बोलो सही है। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे बच्चों, सीधा सा देखो, जब भी एरर निकालना तो एरर और पावर को मल्टीप्लाई करा के जोड़ दो। एक इसका शॉर्टकट टेक्निक है, एरर पावर मल्टीप्लाई करा के जोड़ दो। ठीक, अब देखो एरर, देखो अगर तुम ध्यान से देखो, टाइम में कितने का एरर है, 0.2 का। टाइम में कितने का एरर है, 0.2 का। टाइम की पावर कितनी है, 2, तो ये हुआ 0.4। ठीक, लंबाई में कितने के एरर है, 0.5, और लंबाई की पावर कितनी है, 1 है, तो कितना हो गया, 0.5। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आंसर कितना होगा, 0.9, जो कि चौथा आंसर। सीधा से एक फंडा, एरर पावर मल्टीप्लाई कराओ और जोड़ दो। ठीक है, चलो सीख गए। कितने का एरर आएगा, 0.9% का। कमेंट में जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अब देखो, अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक, ये ग्राफ किसके बीच बना है, वेग और समय के बीच। फॉर अ मोशन ऑफ पार्टिकल, एरिया पूछा है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक, तो एक तरीके से ये पूछा है कि वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वो आपको क्या बतलाता है। तो देखिए ध्यान से, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो हो जाएगा v × t।
याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई भी क्वांटिटी, जैसे ये क्वांटिटी लिखी है v और t, ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो समझ जाइए कि एरिया निकालना है। और आपसे पूछ भी क्या रहा, एरिया। क्या पूछ रहा है, एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया क्या देगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, विस्थापन देगा। तो बी आंसर क्या है, करेक्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, कौन सा आंसर, बी आंसर। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बोला क्या है, दिए गए ग्राफ के अनुसार ए और बी के वेगों का अनुपात बताइए। ए और बी के वेगों का अनुपात, ठीक। तो ग्राफ किसमें, वेलोसिटी और टाइम में है। तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चाहे एक्स से दिखाओ चाहे एस से दिखाओ तुम्हारी। यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब भी डिवाइड होता है तो प्रवणता यानी कि स्लोप निकालेंगे, और वो स्लोप क्या होगी, वेलोसिटी। वो स्लोप क्या होगी, वेलोसिटी। तो देखो ये 30 डिग्री दिख रहा है, बोलो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो कितना डिग्री हो जाएगा, 30, 15, 45, 15, 60। तो बी वाला कितना डिग्री बना रहा है, 60, और ए वाला कितना डिग्री बना रहा है, 30, ठीक। अब देखो अगर एंगल दिया तो स्लोप कैसे निकलेगा, tan थीटा से, बोलो सही है। तो tan थीटा से स्लोप निकलेगा। तो पहला अगर हम बात करें, और स्लोप को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। स्लोप को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक। तो अगर हम va बोलते हैं, अगर हम va बोलेंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री रखेंगे, 30, और अगर vb बोलेंगे तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 60। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। tan 30 कितना होता है, 1/√3, और tan 60 कितना होता है, √3। ये √3 नीचे आ जाएगा, तो 1:, कितना बन जाएगा, 3, जो कि हमारा ए आंसर क्या है, सही है। देख रहे हैं कितनी आसानी से आ रहा है चीज़ें, है कि नहीं है। और फिजिक्स बहुत बच्चों कठिन नहीं है फिजिक्स बिल्कुल सरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में दिया क्या है, P की वैल्यू 12, Q की वैल्यू 5 और R की वैल्यू 13 दिया है। तो P और Q के बीच का कोण बताना है, और P + Q = R। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, P² Q² 2PQ cos थीटा, ठीक। अब देखो P की वैल्यू कितनी है, 12, 12 की स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी है, 5, 5 के स्क्वायर, ठीक। P की वैल्यू कितनी है, 12, और Q की वैल्यू 5, ठीक। और R की वैल्यू 13 दिया है, 13 हो गया, बोलो सही। ये रूट इधर आएगा तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो सही। 12 की स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, 12 दूनी 24, या 12 पंचे 60, 60 120 हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा, बोलिए सही है। और 13 के जो स्क्वायर होता है उसको 169 बोलते हैं, ठीक। तो 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 आएगा, जो कि इससे कैंसिल आउट होगा, तो 0 हो जाएगा, 120 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/120। तो 0/120 मतलब cos थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू आ जाएगा π/2। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो आपको वेलोसिटी दिया है बच्चों 6i + 8j, कितना दिया, 6i + 8j। अगर हम ux की बात करते हैं तो ux क्या है, 6, ये i हो जाएगा, i मतलब x, और ये j, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक। तो ux कितना है, 6, uy कितना है, 8 है। अब देखिए हमसे पूछा है रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux uy/g। ux कितना दिया है, 6, uy कितना दिया है, 8, और g की वैल्यू 10, ठीक। 6 दूनी 12, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, और डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आएगा, 9.6, जो कि बी आंसर क्या है, सही है, ठीक। आप लोगों के भी सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बच्चों, हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक। देखो बोला कि किसी कण का संवेग यानी कि mv आंशिक रूप से उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर है, आंशिक रूप से उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर है, बोलो ठीक, गतिज ऊर्जा के बराबर है। m से m कट गया, यहाँ से तो m से m कटेगा। अब पूछा क्या है, अगर ध्यान से देखो तो हमसे पूछा है वेग क्या होगा, ठीक। तो देखो एक v से एक v भी कट गया, तो अगर हम देखें तो इधर बचेगा 1, और ये हुआ 2v, सॉरी 1/2v। ये 2 कहाँ आएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 2। तो ये आंसर हो गया 2 मीटर/s।
पर सेकेंड। कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ में? लिख लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो बोला क्या है कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज 50%। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ये हमसे पूछा है। देखो तो बच्चों इसके लिए एक तरीका होता है, फाइनल का स्क्वायर पी फाइनल स्क्वायर माइनस। देखो एक चीज ये जान लो कि अगर इस टाइप की छोटी छोटी जो आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ों को अगर पढ़ना है तो मेजर कलसी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम मधुर सिंह है, आप पढ़ सकते हो। इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन, ये ट्रिक्स आती भी कहाँ से ये भी हम आपको सिखा सकते हैं। ये ट्रिक्स बहुत समय बचाती हैं, है कि नहीं है? चलो अब बोला क्या है कि फाइनल जो मोमेंटम है 50% इंक्रीज कर गया। तो देखो प्रारंभ में इनिशियल मोमेंटम 100%, कोई भी चीज़ प्रारंभिक रहती है तो उसको 100% मान के चलते हैं। अब फाइनली 50% बढ़ गया तो फाइनल मोमेंटम हमारा हो गया 150% है। ठीक, अब प्रतिशत को हटाएंगे किससे? तो 100 से डिवाइड करके, तो मेरा आंसर होगा 1.5। ठीक, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? 1.5 हो गया। ठीक, तो 1.5 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? 100। बोले ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर हम 1.5 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 2.25। बोलो क्लियर? इंटू क्या? 100। बोलो ठीक। 2.25 में अगर एक घटाएंगे तो ये आएगा 1.25 इंटू कितना? 100। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 125%। क्या बोल सकते हैं? 125%, जो कि हमारा सी आंसर क्या है? सही है। समझ गए कि नहीं? ठीक, देख रहे हो कितनी आसानी से बचा लिया समय आपने। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 4 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो देखो प्रारंभ में काइनेटिक एनर्जी के था। ठीक, प्रारंभ में काइनेटिक एनर्जी के था, फाइनली कितना हो गया? 4k। ठीक, तो पूछा क्या है कि लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो देखो प्रारंभ में काइनेटिक एनर्जी के, तो मोमेंटम p हो गया मान लो। ठीक, और फाइनल मोमेंटम कितना? p डैश मान लो। तो p प्रोपोर्शनल होता है √k के। किसके? √k के। अब p डैश अगर करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 4k। ठीक, दोनों को डिवाइड कर दो, k से k क्या हुआ? कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2। बोलो ठीक, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2p हो जाएगा p डैश। तो p डैश क्या हो गया? ट्वाइस हो गया। क्या हो गया? ट्वाइस। देख रहे हो कितना आसानी से और बिल्कुल मक्खन के तरीके निकल रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं है? चलो 10 क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द टैप कैन ऑपरेटेड इजिली यूजिंग द 2 फिंगर बिकॉज। नल के दोनों उंगलियों की सहायता से आसानी से खोला अथवा बंद किया जा सकता है। ये क्या होता है? देखो ये नल होता है, ऐसे नल ऐसे लगा होता है, ऐसे नल होता है, और उसको तुम ऐसे पकड़ते हो और एक उंगली फोर्स आगे लगाते हो, एक से पीछे, इससे आगे लगा रहे, इससे पीछे, ऐसे होता है। एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर, तो मिलता क्या है? ये नल रोटेशन करता है। नल का नॉब क्या करता है? रोटेशन करता है। तो पढ़ते हैं, द फोर्स अवेलेबल फॉर ऑपरेशन विल बी मोर। नल को खोलने अथवा बंद करने के लिए उपलब्ध बल अधिक हो जाएगा, बल अधिक नहीं होगा। ठीक, दिस हेल्प एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर फोर्स। एंगुलर फोर्स नहीं, एंगुलर फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। ठीक, ये द रोटेशनल इफेक्ट कॉज बाई अ कपल, इसको बोलते हैं कपल। देखो जब कोई भी फोर्स आमने सामने लगे, जैसे एक फोर्स इधर लगे, एक फोर्स इधर लगे, मतलब एक फोर्स इधर, एक फोर्स आपकी तरफ, तो इसको बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? कपल। ठीक, बल युग्म कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बल युग्म। तो नल जो होता है बल युग्म के कारण खुलता है। तो कौन सा आंसर? सी आंसर क्या है? सही। किसी भी चीज को घुमाते कैसे हो? जैसे मान लो किसी चीज घुमा, तो आप इधर जाओगे एक तरफ, इधर जाओगे, बोलो सही है कि नहीं? तभी तो घूमेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 12 की। ठीक, अब देखो 12 में, अ कांस्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चेंजेस इज एंगुलर मोमेंटम a0 से 4a0 इन कितने सेकंड? 4 सेकंड। तो देखो फोर्स इज इक्वल टू आप पढ़ते हो dp/dt। उसी तरीके जब एंगुलर पढ़ते हो, कोणीय चीज पढ़ते हो, तो क्या होता है? फोर्स की जगह टॉर्क आता है। क्या आता है? टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का परिवर्तन डिवाइडेड बाई टी। ये न्यूटन्स लॉ है रोटेशन में। ठीक, अब देखो सुनो, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा? dl/dt। तो देखो एंगुलर मोमेंटम में कितने का चेंज है? a0 से 4a0 हुआ, तो चेंज कितना हो जाएगा? 4a0 माइनस a0। और समय कितना लगा? 4।
तो कितना आंसर हुआ 3a0/4। ए आंसर विल बी करेक्ट। समझ गए ना अच्छे से, बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बात की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन, देखो जड़त्व आघूर्ण डिपेंड किस पे करता है, ठीक। जैसे हम बात करें एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं, एक हॉलो स्फीयर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर में मास पूरी जगह होता है, हॉलो में मास दूर जगह होता है। तो सबसे पहली चीज तो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसका 2/5 होता है, इसका 2/3 होता है। बोलो सही। मास पे तो करेगा ही, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में मास तो होता ही होता है। और पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि पोजीशन आर, जैसे I = mr² होता है, I = mr²। तो आर क्या है, पोजीशन है मास की। अक्ष से मास के बीच की दूरी को आर बोलते हैं। तो आर बदलेगा तो क्या होगा, मोमेंटम भी, सॉरी इनर्शिया भी बदलेगा। क्लियर। तो कौन सा आंसर, ऑल ऑफ दीज अबव, सभी सही है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम, ठीक। कहाँ पे होगी, आधे पे, सेंटर पे, सरफेस पे। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा वैल्यू ग्रेविटी की सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है। कितनी, 9.8। और बाकी ऊपर जाओगे घटेगी, नीचे जाओगे घटेगी, सेंटर पे 0 हो जाएगी, तेज तेज घूमोगे तो घटेगी, हर जगह घटेगी, मगर सरफेस पे मैक्सिमम होगी, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ठीक। बोला क्या है, दो ग्रहों की त्रिज्याएं दी है R1 और R2, उनका घनत्व तो D1 और D2, तो गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात बताइए, ठीक। तो ग्रेविटी जो होती है बच्चों Gm/r²। तो पहले घनत्व तक जाओ, ठीक। अब देखो मास को बोलते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक। अब चलो वॉल्यूम को बोलेंगे 4/3 πr³, ठीक। हो गया डेंसिटी, r² से कट गया, तो ग्रेविटी जो हो गई G4/3, ठीक। और कितना πr/d। इसका मतलब ग्रेविटी डिपेंड किस पे कर रही, rd पे। तो अगर हम G1/G2 करेंगे तो क्या होगा, R1d1 अपॉन क्या हो जाएगा, R2d2। है ऑप्शन क्या है, क्या है, तो ये दिख गया कौन सा आंसर, चौथा। देखा कितनी आसानी से लग रहा है। आप भी कहोगे सर जब लगा रहे हो तो बिल्कुल जैसे मक्खन जैसे पानी जैसे सरक जा रहा है क्वेश्चन। ऐसा हम लोगों से भी हो तो कितना मजा आ जाए, है कि नहीं है, बोलो। आपको लगे सर ऐसा हम लोग से भी हो तो कितना मजा आए, ठीक। आगे चलो, द नेट चार्ज इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज, ठीक। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि चालक है, तो चालक के अंदर जितना प्लस होता है उतना ही क्या होता है, माइनस होता है। तो नेट चार्ज बच्चों क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। समझ गए कि नहीं। चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। बोला क्या है, धारा V के आरेख को इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से नीचे बताइए क्या है। देखो I और V का ग्राफ अगर सीधा हो, इसका मतलब I प्रोपोर्शनल किसके है, V के, या ये बोल सकते हो V प्रोपोर्शनल किसके है, I के। तो V प्रोपोर्शनल I किसने बताया था, ओम्स ने बताया था। तो कौन सा लॉ हो जाएगा, ओम्स लॉ। और ये किसके लिए वैलिड होता है, कंडक्टर के लिए। तो कौन सा आंसर, बी आंसर विल बी करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट चलो 18 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। ओम्स लॉ बच्चों याद रखिएगा, ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए होता है। किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए। ओम्स लॉ किसके लिए होता है, चालक के लिए होता है, ठीक। तो देखो वायर बाउंडेड रजिस्टर ये चालक होगा, विभवमापी चालक होगा, जंक्शन डायोड ये सेमी कंडक्टर होता है। तो यही आंसर क्या है, सही है, ठीक। यही आंसर क्या है, सही है। किसके लिए वैलिड नहीं होगा, अर्धचालक के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये ग्राफ नहीं बनता सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। व्हाट इज द करंट इन द रजिस्टर, ठीक। आर में कितना करंट होगा ये बताना है। तो देखो ये तीनों किसमें लगे हैं, पैरेलल में। तीनों किसमें लगे हैं, पैरेलल में, ठीक। तो पैरेलल में ये बताओ, अगर इसका विभव अगर हम पूछे तो क्या होगा, ई होगा। बोलो ठीक, क्योंकि समांतर श्रेणी में हमेशा जो विभव होता है वो नियत होता है। समांतर श्रेणी में विभव क्या होता है, नियत होता है, ठीक। अब बताओ इसका करंट, इसमें मान लो इसमें आई करंट है, तो इसका विभव पता चल गया क्या होता है, ई। तो ई इज इक्वल टू कितना होगा, वी बाई आर, ओम्स लॉ। तो वी कितना हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई आर।
तो कितना हो जाएगा E/R। बी आंसर विल बी करेक्ट। ठीक, क्यों हमने E लिया? क्योंकि तीनों चीज समांतर में, समांतर विभव क्या होता है? सेम होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने ढूंढा था? सबसे पहले देखो, एक तार है, उसमें करंट है, और मैग्नेटिक कंपास लिए तार के पास कौन लाया था? ओर्स्टेड ने लाया था, और मैग्नेटिक कंपास हिल गया था। तो बताया किसने था कि मैग्नेट करंट, तार के कारण जो करंट होती है, तार में जो करंट होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में आती है, उसको किसने बताया था? ओर्स्टेड ने बताया था। ठीक, क्लियर? चलो, और उसके बाद बायो-सेवर्ट ने उसका फॉर्मूला दिया था। समझे? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20। अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक, इन अ रीजन स्टडी एंड यूनिफॉर्म स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कह सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र और क्या आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक, आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब जो चार्ज पार्टिकल, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल भी इसी दिशा में हमने थ्रो किया। तो देखो, फोर्स जो होता है मैग्नेट का वो होता है QVB sin थीटा। ठीक, ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है? B और V के बीच। जब B और V के बीच अगर देखो समांतर हो गए तो 0, sin 0 0, तो मैग्नेट का फोर्स 0 हो जाता है। सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि Q × E होता है। और ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलती है और माइनस पे जाती है, तो प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, तो ये पार्टिकल ऐसे सीधे भागेगा। तो कौन सा आंसर? सरल रेखीय। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक, बोला क्या है कि व्हेन रे ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश की किरण पुंज किसी समतल दर्पण पर अभिलंब आपतित होती है तो परावर्तन कोण, मतलब मिरर पे जब गिरती है तो कितना, तुम जब भी देखो ये प्लेन मिरर रे ऐसे गिरेगी तो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो क्या प्लेन मिरर के बिल्कुल समांतर है तो कितना डिग्री बनाएगी? 0 डिग्री। फिर से देखिए, ये प्लेन मिरर है, ऐसे रे गिरी और उसी पे समांतर हो गई। बोलो ठीक, तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। समांतर है कि नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द सन इज विजिबल, निम्नलिखित में किसके कारण सूर्य वास्तविक रूप से उगने से थोड़ा देर पहले और बाद में दिखाई देता है? देखो, होता क्या है, सन से अर्थ तक की बात करते हैं तो बीच वैक्यूम होता है। जैसे ही अर्थ के करीब आते हैं तो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, तो वातावरण की परतें होती हैं, तो रे उन परतों से जब गुजरती हैं तो रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, जिसको अपवर्तन कहते हैं, जिसके कारण रे क्या होती है? बेंट होने लगती है। तो किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। क्लियर? चलो, ऐसे तारों का टिमटिमाना भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। ठीक, क्वेश्चन नंबर, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मल ऑन द सरफेस, जब नॉर्मल ऑन द सरफेस पे गिरती है तो क्या होगी? या तो पार कर जाएगी अगर ट्रांसपेरेंट है, और अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्लेन में रहे, तो उसी पाथ पे वापस, तो डेविएट नहीं करेगी, उसी पाथ पे चलेगी। है कि नहीं है? तो इट पासेज अनडेविएटेड। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बात करते हैं। इन द वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट। देखो, जब वैक्यूम है तो स्पीड ऑफ लाइट, जैसे सूरज से लेके अगर पूरे ब्रह्मांड बात करें तो सूरज की रोशनी हर जगह जाती है, जाती कि नहीं जाती? तो वैक्यूम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता है। डिस्टर्बेंस कब आएगा? जब एटमॉस्फेयर होता है, जैसे डेंसर हुआ तो रफ्तार धीरी हो जाएगी। ठीक, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, नाइदर डिपेंड ऑन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, कोई भी चीज़ घटेगी भी नहीं। समझ में आया? तो बच्चों, ये रहा आपका सैम्पल पेपर, जो कि बहुत अच्छे से हमने सॉल्व किया और आपको भी अच्छा ही लगा होगा। है कि नहीं है? नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन का कलेक्शन जहाँ से भी मिला करे तुरंत रख लिया कीजिए, कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम आती हैं। है कि नहीं? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।